हम समझदार भी इतने कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं। हम समझदार भी इतने कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जैन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल, आपके चैनल हॉबी टू पैशन अ गेटवे टू इन्फॉर्म स्टॉक एनालिसिस पर एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, लोकसभा चुनाव 2024। ये चुनाव इस बार कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। सत्तारूढ़ पार्टी का वापस आना ना आना, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मिनिस्ट्रीज़ का लेखा जोखा और ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जो हम सिलसिलेवार इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, पर आप इसमें अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इसमें ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि चुनाव के मद्देनज़र कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर सत्तारूढ़ पार्टी वापस आती है तो, और अगर नहीं आ पाती तो मार्केट में क्या पोजीशन बन सकती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक-एक टॉपिक के ऊपर नज़र डालते हैं। दोस्तों, 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक 7 फेजेज़ में हमारे देश में लोकसभा के लिए वोटिंग होने वाली है और ये 7 फेजेज़ में भारत का नागरिक जो वोट करेगा, वो चाहेगा कि एक ऐसी स्थायी सरकार उसे मिले, ऐसा काबिल नेता उसे मिले जो आने वाले 5 साल डेडिकेटेडली भारत के सुनहरे भविष्य की तरफ कार्यरत रहे। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कई बार वोट कर चुके हैं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, और ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा यूथ जो लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट देने वाला है। एक्साइटमेंट होगा उनको, लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और साथ में ही एक जिम्मेवारी भी है उनके ऊपर कि उन्हें अपना वोट अपने समझ से जो काबिल नेता उनके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उसको दें, उस काबिल नेता के साथ में जो पार्टी खड़ी है उसको दें, लंबे दूरी का सोच के दें, आने वाले 5 साल के ऊपर उससे क्या एक्सपेक्टेशन है और कितना वो खरा उतर सकता है, इन सब के मद्देनज़र रखते हुए कैंडिडेट को वोट दें। लेकिन वोट ज़रूर दें। आपका वोट बहुत कीमती है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत कम मार्जिन, 9 वोट, 10 वोट, ऐसे मार्जिन से भी काबिल नेता हार जाता है कई बार। वोट ज़रूर करें और एक स्थायी सरकार चुनने में देश की मदद ज़रूर करें। दोस्तों, इस वोटिंग से पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष मौजूदा सरकार, मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके कुछ अचीवमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पिछले 10 साल से सरकार सत्ता में रही है। सेकंड टर्म मोदी जी का कंप्लीट हो रहा है ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और बीजेपी की जो सरकार है उसमें जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं, काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। चंद अचीवमेंट्स हैं जो इस वीडियो का हिस्सा मैं बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला मैं उसके अंदर जो आइटम उठाना चाहता हूँ वो उठाना चाह रहा हूँ आर्टिकल 370 का हटा देना। 11 दिसंबर 2023 को एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया। जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा से कोशिश रही है, उसको क्रियान्वित किया है इस बार, इस आर्टिकल 370 को हटा करके कश्मीर में एक स्थायी सरकार देने। और भी कई तरह के बेनिफिट इस आर्टिकल 370 के हटने से वहाँ की जनता को मिला है। एक बहुत अच्छा सुदृढ़ कदम भारत सरकार ने उठाया था। दूसरा चीज़, ट्रिपल तलाक का हटा देना। ट्रिपल तलाक एक कुरीति थी, मुझे कहना चाहिए, जिसके वजह से समुदाय विशेष की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी, शोषण का शिकार थी। इसका भी लैंडमार्क जजमेंट आया और इस चीज़ को जड़ से हटा दिया गया। राम मंदिर, इसमें रामलला की प्रतिमा का 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ और आज राम मंदिर आम जनता के लिए खुला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण, उसकी सफल लैंडिंग, ये पूरा अभियान इसरो का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे साइंस का, हमारे साइंटिस्ट्स का, इसरो का, भारत सरकार का। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसरो को और उनकी टीम को। सितंबर 2023 में G20 का सफल समावेश, 20 राष्ट्रों का भारत में आना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें सम्मिलित होना, ये दर्शाता है कि भारत प्रगति की राह में बहुत आगे निकला हुआ है, जिसको दुनिया के बड़े नेता भी सलाम कर रहे हैं।
वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व ने अपनाया है, ये नारा भारत ने ही दिया है। ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट के वेरिड स्पेक्ट्रम को जाहिर करता है। इसमें कानून, इसमें धर्म ग्रंथ, हमारे अध्यात्म को दर्शाता है, साइंटिस्ट के मेहनत को दर्शाता है, कूटनीति को दर्शाता है। इस तमाम तरह के पहलू जो भारत को एक दृढ़ राष्ट्र की तरफ इंगित कर रहा है, वो सब पहलू दर्शाते हैं। लेकिन जहाँ दिया है, तो दिए के तले अंधेरा भी होता है। सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी रही हैं। मैं कुछ नीतियां यहाँ पे संक्षिप्त में लेना चाहूंगा, जिसके कारण सरकार का जवाब देना बनता है, लेकिन वह जवाब पूर्ण रूपेण पब्लिक के सामने आया नहीं। उदाहरण के तौर पे मणिपुर, कुछ समय पहले देखा मणिपुर में कितनी भयावह स्थिति थी आम नागरिक के लिए। कुछ बीच बचाव के बाद में मणिपुर की स्थिति कुछ वक्त के लिए शांत हुई, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने फिर से देखा है कि वहाँ पे हिंसा फिर भड़क। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या चीज़ है जो हमारा गृह मंत्रालय, हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो एड्रेस नहीं कर पा रहा? ऐसी क्या चीज़ है जो पब्लिक डोमेन में क्लियरली बताई नहीं जा रही है? सिमिलरली लद्दाख के ऊपर अक्साई चिन में जो चाइना के साथ में कई बार हमारे सैनिकों की चाइना के सैनिकों के साथ में मुठभेड़ हुई है, कुछ शहीद भी हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहा है? क्या स्टैंड क्या है हमारे सरकार का इसके ऊपर? क्यों बार बार वहाँ पर लड़ाई हो रही है? क्यों इसके ऊपर कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया जा रहा है? सरकार की क्या नीति है इस पे? इसको भी खुल के कहीं भी मीडिया में प्रकाशित नहीं किया गया है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश, यहाँ फिर से चीन का हस्तक्षेप बढ़ गया है। वहाँ के रास्तों के नाम चेंज कर दिए, वहाँ के मोहल्लों के नाम चेंज कर दिए चीन ने। चीन कौन है और क्यों वो इतना इसके ऊपर दावेदारी कर रहा है और क्यों हम करने दे रहे हैं? इसके ऊपर भी खुल के कोई टिप्पणी आई नहीं है। क्या सरकार की नीति है? किस ढंग से इसको एड्रेस करना चाह रही है? आम आदमी को नहीं पता। और सबसे ऊपर की चीज, सरकार में बैठे कुछ सीनियर नेता जिनकी खुद की छवि साफ नहीं है। चाहे हमारे बेटियां जो रेसलर बेटियां रही हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और भी कई तरह के कुश्ती के स्पर्धाओं में, उनका शोषण क्यों? इसके ऊपर सरकार चुप थी? क्यों इतना टाइम लगा? इस मामले का इतना पेचीदगी क्यों होने दी गई? इस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों कड़ा कदम उठाया गया उन्हीं बच्चियों के ऊपर जो खुद शोषित थी? जो नेता जिसके ऊपर ये शोषण के चार्ज लगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सोचने की चीज है। दूसरी बात, सरकार और उसकी मिनिस्ट्रीज, मैं चंद मिनिस्ट्रीज का नाम लेना चाहूंगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे, सिविल एविएशन और MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उदाहरण के तौर पे मैं इस वीडियो में इसका MCA का वर्जन 3 का पोर्टल आज 1.5 साल से जिस पे कार्रवाई चल रही है, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया, और न जाने क्यों वो पोर्टल आज भी बग्स और ग्लिचेस से भरा हुआ है। ऐसा क्या है जिसके ऊपर कोई स्थायी रूप से जवाबदेही नहीं बन रही? आज की डेट में MCA का पोर्टल एक प्रोफेशनल के लिए, एक यूजर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। किसी चीज का हल पाना बहुत बड़ा टास्क होता है। हेल्पलाइन में फोन नंबर्स उठते नहीं है, फोन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है, बाई चांस कर लेते हैं, जो हेल्पलाइन के कस्टमर केयर के ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनको फ़ोन डिस्कनेक्ट की जल्दी रहती है। उनके पास स्टैंडर्ड आंसर होते हैं खाली, आप अपनी टिकट रेज करिए, हम आगे डिपार्टमेंट को भेज देंगे। कब तक जवाब आएगा उसका हमें नहीं पता, कब तक जवाब आएगा। वो टिकट 2 दिन 3 दिन पड़ी रहती है, बाद में अचानक एक दिन मेल आता है कि आपकी टिकट क्लोज कर दी गई है। रेजोल्यूशन क्या हुआ, कोई सर पैर नहीं। मिनिस्ट्री से पूछना चाहूँगा, क्या 1.5 साल 2 साल से जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर कोई फॉरेन की कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही होती है, जो कंपनी आपने असाइन कर रखी है, वो क्या ये प्रोजेक्ट इतने दिन चलता? क्या वो प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्केलेशन के नहीं लग जाता? क्या उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी क्लॉजेस नहीं एप्लीकेबल हो जाते? कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉलर और रुपए की तुलना की गई। बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया है, और जब हम हमारे मिनिस्टर्स को पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, तो हमें ये कहा जाता है रुपया वीक नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। मैं कान को इधर से पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, कोई फर्क पड़ता है? पकड़ा तो कान ही है। अल्टीमेटली उसका खामियाजा तो भारत का आम नागरिक भर रहा है। इसी तरह रेलवे मिनिस्ट्री, मैं नहीं जानता क्यों डायनामिक प्राइसिंग इसमें अप्लाई की जाती है। क्या ये सारा कारण जनता के पॉकेट से पैसे निकालने के नए नए जरिए हैं जो अप्लाई कर रहे हैं जनता पे? एक तरफ आप डायनामिक प्राइसिंग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप फैसिलिटीज आपकी कम होती चली जा रही है। खाना जो सर्व होता है वो मिनिस्टर साहब आप खुद नहीं खा सकते, उसकी क्वालिटी की कोई जांच नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के रिबेट्स हटा दिए गए हैं बहुत सी गाड़ियों में, क्यों? सीट का अलॉटमेंट कैसे होता है पता नहीं। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन से जब टिकट अलॉट करवाते हैं,
टिकट के लिए बुकिंग करते हैं, होना ये चाहिए कि उनको लोअर बर्थ अलॉट होनी चाहिए। पता नहीं कैसा एल्गोरिदम, कैसा कंप्यूटर सिस्टम आपके डिपार्टमेंट में चल रहा है जो उनको अपर बर्थ अलॉट होती है। आपको ये लॉजिकल लगता है? सिमिलरली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डायनामिक प्राइसिंग के चलते टिकट के दाम जो आज से 5 साल पहले 2,500 3,000 रुपये हुआ करता था, आज 7,000 8,000 9,000 तक पहुंच गया। इतनी महंगाई बढ़ गई है सिविल एविएशन में। और अगर इतनी महंगाई बढ़ गई है तो क्यों आपकी एयरलाइन कंपनीज नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है? पैसा कहाँ जाता है? इन सब का इफेक्ट एक आम नागरिक को अपनी गाड़ी कमाई के खर्चे से दिया जा रहा है। आज की डेट में एक आम नागरिक के लिए सेविंग्स कर पाना दूभर हो गया है। वो सिर्फ सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, 2 पैसे जो कमा रहा है उससे अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहा है। एक काला सच है और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जातिगत राजनीति करना ये एक हथियार बन गया है आज की डेट में। आज का मतदाता जागरूक है, जानकार है, सत्ता में ला सकता है और सत्ता से पलट भी सकता है। उसके वोट में इतना दम है। इन सब के चलते एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर सत्तारूढ़ पार्टी के सामने रहेगा। और तो और एनडीए के जो सहयोगी थे उनकी अपनी वर्षों से जिनके साथ रहा है वो भी एनडीए से नाता तोड़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पे शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, AIADMK। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में जो किसानों के कानून के हित के लिए उन्होंने नाता तोड़ लिया। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो क्लेम करती है हम ओरिजिनल शिवसेना है। उन्होंने शिंदे सरकार जब से आई है तब से नाता टूट चुका है उनसे। ऐसे ही तमिलनाडु में AIADMK की नाता तोड़ चुकी है। और तो और हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड जो एक बड़े अच्छे विख्यात इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनकी अपनी बीजेपी की सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से। बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये सब। और तो और 87 ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भारत में ही नहीं विदेशों में किया है और भारत में भी बड़े सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड चिट्ठी, एक सिंगल चिट्ठी जिसपे इन सब ने हस्ताक्षर किए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को भेजी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये विच हंटिंग की को जो हवा दी जा रही है इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है। ये लंबी दूरी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है विच हंटिंग। आज के दौर में खाली आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हॉपिंग कर सकते हैं, बट लंबे दूरी तक की आपका राजनीतिक कैरियर ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, आज का मतदाता जागरूक है, सत्ता में ला भी सकता है और सत्ता से निकाल भी सकता है। मैं एक और पहलू उठाना चाहूँगा, ऑपोजिशन और उसके रोल को लेकर। हम सब जानते हैं कैसा रोल रहा है ऑपोजिशन के जो सीनियर, बहुत सीनियर जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, वो इन 5 साल 7 साल 8 साल में, स्पेशली ये दोनों टर्म अगर हम ब्रॉडली देखें, शेल में चले गए हैं एक तरह से। जिनका कोई स्टेटमेंट नहीं, मीडिया में कोई प्रेजेंटेशन नहीं, एकदम गायब हो गए हैं वो। क्यों? क्या ईडी, CBI, इनकम टैक्स, इनके छापों के डर से, इनके इंक्वायरीज के डर से? और इनसे डरना क्यों? आप तो साफ छवि के लोग हैं, तो आपको डर कैसा? जो सरकार की नीतियों से आप इत्तेफाक नहीं रखते उनके पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया आप? इसका मतलब कुछ तो था जिसके डर से आप मीडिया में सामने नहीं आए, आपने सरकार की नीतियों का विरोध नहीं किया। तो आप अगर विरोध नहीं कर पा रहे हैं और आप सरकार से इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं तो आप में और सरकार में फ़र्क क्या रहा? एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, 2017 के फाइनेंस एक्ट में जेटली साहब ने अपने बजट भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया था और उनको इम्प्लीमेंट किया था। आज की डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब तक कई हजार करोड़ जनरल पब्लिक के पॉकेट से पैसा निकल के बड़ी बड़ी पार्टियों को फंड कर चुका है। अगर इसी ढंग से पैसे निकालने थे पॉकेट से तो आप टैक्स तो लगा ही रहे हैं आम आदमी के ऊपर। कौन सा टैक्स नहीं है आम आदमी के ऊपर? कौन से इंक्वायरीज में वो परेशान नहीं होता है? कौन से टैक्स नोटिस से आम आदमी परेशान नहीं हो रहा है?
आज की डेट में धंधा चलाना दूभर हो गया है लोगों का। नौकरी पेशा लोगों के हाथ में डिडक्शंस कम होते चले जा रहे हैं सैलरी इनकम से, रिबेट्स कम होती चली जा रही है, इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटीज़ टैक्सेबल होती चली जा रही है। ये कैसी नीतियाँ हैं? आम आदमी को पिसने के तरफ छोड़ दिया है। अगर उसके हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे, तो जीडीपी में ग्रोथ किस ढंग से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लो आएगा? रिटेलर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके सेविंग्स होंगी, वो आगे इन्वेस्ट करेगा। इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी काम हो रहे हैं, इसमें आम आदमी के हाथ में सेविंग्स तो रही नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाना, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ जाना और इंडस्ट्रियल इनपुट्स के दाम बढ़ जाना, कई-कई गुना बढ़ जाना। इनका जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट है, अल्टीमेटली एक आम आदमी के पॉकेट को खाली कर रही है और कुछ नहीं। उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, उसके प्रॉफ़िट्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहाँ जा रहे हैं? क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिए गए? क्यों हज़ारों करोड़ के चंदे कॉर्पोरेट हाउसेज़ ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जीएसटी इम्प्लीमेंट आपने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। इम्प्लीमेंटेशन के आज इतने बरस के बाद भी क्यों पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, लिकर आज भी जीएसटी से बाहर हैं? क्यों ये जीएसटी में नहीं लाए गए? ऐसा क्या है इनकी मैकेनिज़्म में प्रॉब्लम है? जीएसटी मैकेनिज़्म हमारा कमज़ोर है कि इन चीज़ों को अगर आप जीएसटी के दायरे में लाएँगे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जब ये वैट में रह सकते हैं, जब इन पे एक्साइज़ लग सकती है, सिर्फ़ जीएसटी के दायरे में लेके आने की देरी है। हमारे देश में ऐसे काबिल लोग हैं, कानून के जानकार लोग हैं, जो इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रेगुलेट भी कर सकते हैं। और अगर ये एक बार जीएसटी में आ जाता है, महँगाई पे मेरे को लग रहा है इफ़ेक्ट पड़ेगा, कमी आएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया अलायंस का भी, जो 41 रीजनल और नेशनल लेवल की पार्टीज़ उनका समागम है। मेरा एक सवाल उनको है, कौन होगा आपके प्रधानमंत्री का चेहरा? ये फिर से किसी पार्टी विशेष का ही आदमी हो जाएगा, जो बड़ी पार्टी है उसका ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा? या कोई परिवार विशेष का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा? अभी तक आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पाए हैं? क्यों जनता को आप चुनाव के बाद में ये घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम इसे प्रधानमंत्री बनाएँगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जितनी 41 पार्टियाँ हैं, 41 चेहरे हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने के? और अगर सभी लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, तो ये तो वही हालत होगी जो अभी थोड़े दिन पहले जिसका बहिष्कार इन कांग्रेस ने भी किया था और आम आदमी पार्टी ने भी किया था। आप लोगों की बुलाई बुलाई हुई मीटिंग में ये 2 बड़े घटक दल नहीं पहुँचे। तो हम कैसे मान लें कि आपकी जब संसदीय दल की बैठक होगी, उसके अंदर आप एक कंसेंसस पे आ पाएँगे और सक्सेसफुली 5 साल चला पाएँगे देश को? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। और आपके तो नेता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वैसे ही केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। तो वो लोग तो वैसे ही प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो बचा ही कौन? बहरहाल इन सब के सवाल के जवाब जनता इंतज़ार ज़रूर करेगी। अब बात करते हैं कि कौन से शेयर्स का इफ़ेक्ट शेयर बाज़ार पे रहेगा अगर सत्तारूढ़ पार्टी वापस सत्ता में आती है क्लीन मेजॉरिटी के साथ। जनरली मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जो दायित्व होता है इन कंपनीज़ को रन करने का, वो ज़्यादा बाउंस बैक करने की उम्मीद रखता हूँ मैं। इन सब में डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी होती है। तो मेरी पहली पसंद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही रहेंगी, बैंक्स वो भी रहेंगी और कुछ मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ शेयर्स को सेलेक्ट कर रखा है, वो मैं अब जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, मझगाँव डॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, एनडीटीवी। ये चंद नाम हैं अलग-अलग सेक्टर्स से मैंने एक-एक करके उठाए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है और क्लीन मेजॉरिटी आती है तो वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उछाल आएगा ही आएगा सेंसेक्स में, निफ्टी में, जिससे इन्वेस्टर्स की वेल्थ ज़रूर बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है,
फ़र्ज़ करिए कि अगर सत्तारूढ़ सरकार क्लीन मेजॉरिटी के साथ में चुनाव नहीं जीत पाती है, या सत्तारूढ़ सरकार को वो मैंडेट नहीं मिल पाता और इंडिया अलायंस या कोई दूसरी पार्टी को टू सम एक्सटेंट मैंडेट दिया जाए, पब्लिक देती है, तब क्या होगा? तो इसका मतलब यही है कि क्लीन मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनेगी, और अगर क्लीन मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती है, तो अच्छे-अच्छे रिसर्च एनालिस्ट, बड़े-बड़े ब्रोकिंग हाउसेस भारत में और भारत के बाहर जनरली एक मत है कि बहुत बड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लगभग 25% हो सकता है। अब इस 25% को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक कि हम डर के आज ही सारे शेयर बेच दें। दूसरा वो कि हमारे पास जो सरप्लस फंड पड़ा है, वो हम अपने हाथ में रेडी रखें, और जैसे कि कोविड के बाद में बाउंस बैक किया सेंसेक्स और निफ्टी, उसी तरह का ही बाउंस बैक हमें चुनाव के कुछ समय बाद देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं दूसरे वाले से ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखता हूँ, क्योंकि कंपनीज़ फंडामेंटली कमज़ोर नहीं हो रही है। आप ये ध्यान रखिए, जो कंपनीज़ जिस सेक्टर की हैं, लीडर हैं, तो वो कंपनीज़ फंडामेंटली कमज़ोर नहीं हो गई। ये सिर्फ़ सेलिंग प्रेशर आता है जिसके कारण वो भाव टूट जाता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते भाव टूट जाता है। लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उसके कारण वो कंपनी बाउंस बैक करती ही है। और ऐसे टाइम पर जो कैश रिच या जिसके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, थोड़ा ही क्यों ना हो, ऐसे टाइम पर स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगना चाहिए। ऐसे टाइम में स्पेक्यूलेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भाग्य आजमाने का टाइम नहीं है ये। वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। समझदार इन्वेस्टर वही है जो इन सब से दूरी बनाए रखे और प्योर इन्वेस्टमेंट करे, पैसा शेयर खरीदें, अपने डीमैट में रखें, और जब देखता है कि 20, 25, 50% या उससे ज़्यादा का मुनाफा नज़र आ रहा है उसको पोर्टफोलियो में, उस पर्टिकुलर शेयर में, तब उसको बेचने की सोचें। तेजी मंदी मत लड़ाइए, वरना ऐसे वॉलेटिलिटी में आपकी कैपिटल बहुत जल्दी इरोड हो जाएगी, लॉसेस में आ जाएंगे। और एक पहलू है कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि प्रेशियस मेटल के प्राइसेस अचानक शूट अप किए हैं, और इतिहास अगर आप थोड़ा उठा के देखें, प्रेशियस मेटल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं और इसके साथ में ही अगर सेंसेक्स और निफ्टी में करेक्शन देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं ये इंस्टेबिलिटी की ओर इंगित करता है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम देख चुके हैं, लगभग 500 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी को मिला है। प्रेशियस मेटल के प्राइसेस लाइफ टाइम हाई की तरफ गए हैं। उम्मीद यही करूँगा कि मेरा ये सोच गलत निकले और स्टेबल पॉलिटिकल मैंडेट मिले भारत की जनता के द्वारा 3 जून को, और एक मजबूत सरकार जो 5 साल मजबूती के साथ कार्य करे, भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जाए, नई सोच के साथ आगे बढ़े, भारत के नागरिक के हितों की रक्षा करते हुए नई नीतियों को क्रियान्वित करे। यही मेरी उम्मीद है भावी सरकार से, और ये दायित्व मेरा, आपका, हर नागरिक का है कि वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये आपके देश, मेरे देश, समाज, हमारे शहर, हमारे परिवार और हमारे खुद के बहुत बड़ा वाक़फ़ियत रखते हैं ये। इसलिए जब भी जो भी डेट 7 डेट्स में से मुकर्रर की हुई है आपके वोट्स के लिए, कोशिश करिए कि आप वोट ज़रूर दें, मिस ना करें, आपका वोट बहुत कीमती है। इजाज़त लेता हूँ, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक, इस बार एक नए शेयर के ऊपर ही एनालिसिस करते हुए बात करेंगे। ये मुद्दा थोड़ा गहन मुद्दा था और स्टॉक मार्केट पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने पहलू थे, उनके ऊपर आपके साथ चर्चा करना ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी था। और आपने जो समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।